ये आपको ऐसा नहीं लगा कि जो आपके फ्रेंड्स हैं फीमेल्स हैं वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन की नहीं आ रही है तो लड़का है और हमारे बीच में, और दूसरे जो आपके को वर्कर्स थे, सीनियर जूनियर सबऑर्डिनेट्स, वो एंजॉय करते थे आपके साथ आपकी कंपनी को? क्योंकि एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन उनको भी रहता होगा कि यार इसको लड़का ट्रीट करे लड़की ट्रीट करे। जो मेरे पिताजी थे वो 2013 में ही एक्सपायर हो गए थे बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट है वो ट्रांस सर्जरीज के लिए, इस तरह की सर्जरीज के लिए कोई स्टेप्स अपनी तरफ से उठाती है? डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है? तो बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऊपर टैग लगता है कि दैट दे आर गे। एक बड़ा कॉमन सा नाम आता है अक्सर, करण जौहर। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी आज की पूछताछ में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने आप में इंस्पायरिंग हैं। एक बार शुरू में केबिन क्रू का सफर, फिर डीजे का सफर, फैशन मॉडल और साथ ही ट्रांसगर्ल एक्टिविस्ट। तो हमारे साथ आज की हमारी पूछताछ में है एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी, वेरोनिका पद्मा लक्ष्मी, जो एक ट्रांसगर्ल हैं, एक्टिविस्ट हैं। तो आज की इस पूछताछ में हम जानेंगे वेरोनिका की कहानी। वेरोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पूछताछ में। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आप वाकई में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल दिख रहे हैं और हमारे सेट पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप लोगों ने बुलाया, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। एंड एज यू कैन सी, आई लाइक योर थीम दैट यू आर ए जेलर, आई एम द प्रिजनर, सो वी आर आउटफिट आर गोइंग विद द कॉन्सेप्ट। वेरोनिका, मैं चाहता हूँ आप अपना इंट्रोडक्शन अपने शब्दों में दें। सबसे पहली बात तो आपने बुलाया अपने शो में, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। एंड आई लाइक द थीम एंड द कॉन्सेप्ट आपका जो शो का रहता है, दैट इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ एनकाउंटर, पूछताछ, एंड द कॉप इज देयर एंड कैरी इज हियर। सो आई लाइक द आउटफिट, द कॉन्सेप्ट। एंड मेरा नाम, सो मैं एक ट्रांस गर्ल हूँ। सो पहले मेरा नाम ऋषभ देव था। एंड मैं एक बहुत ही खूबसूरत पुरुष, एक लड़का हुआ करती थी, जो कि जब लड़कियों तो लड़का हुआ करता था ना। नो, आई वॉज मैं हमेशा से लड़की ही थी। पर ठीक है, बायोलॉजिकली मैं पहले लड़का हुआ करता था। सो हाँ, मैं मुझ पे बहुत ही गर्ल्स के भी बहुत मुझे ऑफर्स आते थे। तो आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि दैट यू आर अ गर्ल? आई थिंक अगर इस बात को सोचा जाए कि मेंटली मुझे कब फील हुआ, बिकॉज आई थिंक व्हेन आई वाज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, तो मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि दैट मेरी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो मेरी सेक्सुअल आइडेंटिटी से मैच नहीं हो रही है। तो मुझे फील होना शुरू हो गया था जब आप 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में जब आप बड़े हो रहे होते हो, तो आपका जो किशोरावस्था वाली, टीनेजर वाला जो समय होता है, तो इसमें एक बहुत एक डिसबैलेंस होता है आपकी सोच को लेके और आपकी जो बॉडी है उसको लेके। क्योंकि आप बड़े हो रहे होते हो, आपको लगना होता है लड़कियों की तरह खूबसूरत, और आपके साथ क्या हो रहा होता है, आपको दाढ़ी मूछें आ रही होती है। यू वांट कि यू वॉइस जो है आपकी अच्छी साउंड करे, और आपकी वॉइस जो है वो बिल्कुल आदमियों जैसी हो जाती है। हाँ, तो वो बहुत ही एक डिसबैलेंस था आपकी सोच के बीच में और रियलिटी के बीच में, लाइफ की। तो उस टाइम मतलब आपका जो अट्रैक्शन था हम्म, वो लड़कों की तरफ ज्यादा था और आप खुद अंदर से अपने आप को लड़की फील करते थे। बिल्कुल हाँ। तो ये तो बड़ी इम्बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं थी? बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग सिचुएशन थी। आई थिंक इसलिए बोला जाता है कि जो लाइफ ऑफ ए गे और लाइफ ऑफ ए एनी पर्सन जो कि इस जेंडर डिस्फोरिया से जो लोग ग्रसित हैं, उनको काफ़ी हैंडल विद केयर किया जाए। पर हमारे देश की सिचुएशन ही ऐसा है, जो शुरू से लोगों को शिक्षा के थ्रू बताया गया है, उल्टा ही होता है। उनको और ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, उनको और ज़्यादा मॉक किया जाता है, मजाक बनाया जाता है। पर जो जिस पे बीत रही है वही जानता है। नहीं, जैसे हाँ, ट्रोलिंग की हम बात करें, अक्सर बोला जाता है मीठा है मीठा है। तो जिस टाइम पे आप अभी तो आप ऑपरेटेड हैं, तो आपको जब शुरू में लोग मीठा बोलते होंगे, आपका फायदा भी उठाने की कोशिश करते होंगे, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहता था? सी, एक तो मेरा शुरू से ही नेचर ऐसा रहा है कि मैं बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। जब मैं लड़का थी मैं तब भी सेल्फ बायोलॉजिकल लड़का थी तब भी सेल्फ ऑब्सेस्ड थी। अब बायोलॉजिकली एंड मेंटली फिजिकली लड़की बन गई हूँ, अब तो मैं और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई। तो मुझे ऐसा कोई मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं गिरता था। बट हाँ, कुछ टर्म होते हैं जो कि पीपल कॉल यू मीठा, आई मीन
गुड़। स्वीट, हाँ गुड़, गे, तो हाँ वो होते थे एंड काफ़ी होते थे। बट मुझे शुरू से पता था कि भाई माई वे और मेरा रास्ता ये बहुत अलग है। सो कभी मैंने सीरियसली जो लिया ही जो नहीं। आप एज ग्रुप आप बता रहे हैं, जिस एज ग्रुप में आपको एहसास हुआ दैट यू आर अ गर्ल फ्रॉम इनसाइड, वो बड़ी अबोध अवस्था होती है, हम्म। आप नासमझ होते हैं। तो उस एज में आपका फायदा उठाने की कोशिश की गई? नहीं, मेरे साथ फॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। सो ऐसे कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं है कि कोई मेरा शारीरिक शोषण करना चाहा और मैं भाग, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सुरक्षित और सिक्योर मुझे दिया गया अपनी फैमिली वालों की तरफ से। मेरे पिताजी जो थे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थे, फिजिशियन सर्जन थे। सो माय मॉम इज़ आल्सो वेरी वेल एजुकेटेड वुमेन। सो हाँ, हमें अच्छा परवरिश हमारी बहुत अच्छी हुई, सुरक्षित हुई। बॉर्न बॉटअप कहाँ रहा आपका? सो ऋषभ, अब तो मैं आपको वेरोनिका बोलूंगा ना? हाँ, तो हाँ ऑफ आपके कोर्स। आधार कार्ड में ऋषभ है, वेरोनिका है? नो, आधार कार्ड में वेरोनिका पद्म लक्ष्मी है। तो आपने प्रॉपर गैजेट में निकाल के चेंज कराया वो? जी जी जी, वो अलग ही एक स्ट्रगल था। हाँ, प्रॉपर गैजेट के थ्रू, न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू, कोर्ट के पेपर, डॉक्टर के पेपर के थ्रू गैजेट बना। उसके गैजेट के बेस पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट अभी अंडर प्रोसेस है। आधार कार्ड चेंज हो चुका है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी को अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर आपको एक गजट नोटिफिकेशन, पब्लिक नोटिस आपको निकालना होता है, कोर्ट की परमिशन आपको लेनी होती है, और ऐसा करने के बाद आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। और बिना इस प्रोसीजर के अगर आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं तो वो पूरी तरह पनिशेबल है, क्राइम है। तो वेनुका जी, ये स्कूल लाइफ थी आपकी जिसमें आपको एहसास हुआ। जी। तो फैमिली का क्या स्टैंड रहा? फैमिली ने सपोर्ट किया आपको? सी इस मामले में थोड़ी सी आपको निराशा होगी कि इतना कुछ मिर्च मसाला शायद ना हो। एक्चुअली मैंने किसी को बताया ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत ही चुप थी इस चीज़ को लेके। आपको एंड देख के लगता नहीं है आप चुप रहने वालों में। नहीं, अब पहले तो मैं चुपी थी। ये जो आया है मेरा अवतार, वो वो अब आया है समय के साथ। तो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं ये गे हूँ। बट हाँ, बिकॉज मुझे मालूम था कि सपोर्ट तो कोई क्या करेगा। आपको आपकी शिक्षा पूरी सबसे पहले करनी होती है, आपको स्टडीज़ पूरी करनी होती है, आपको करियर बनाना होता है। उसके बाद आप जो करो, तो ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई गई थी इनडायरेक्ट वे में कि आपको जो करना है करो लाइफ में, बट फर्स्ट यू स्टडी। आप अपना पहले शिक्षा पूरी करो, आप अपनी पहले रोजगार लो, अपने पैरों पे खड़े हो, उसके बाद आप कुछ भी करो। जब आप 8वीं 9वीं कक्षा में थे, व्हेन यू कम टू नो दैट यू आर अ गर्ल फ्रॉम इनसाइड, तो उस टाइम पर कब आपको क्या अंदर की आपकी क्या फीलिंग्स रहती थी? आपको मेल से अट्रैक्ट करते थे, फीमेल से आप दूरियां भी बनाते थे, या एक बायसेक्सुअल फीलिंग थी उस समय दिमाग नहीं में? नहीं, मेरी फीलिंग कभी भी बाइसेक्सुअल नहीं थी। मैं हमेशा लड़की ही थी और मुझे सिर्फ लड़के ही पसंद थे, वो भी स्ट्रेट लड़के। सो लड़कियों के साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, आज भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड है क्योंकि आई वॉज अ गर्ल इनसाइड। तो मैं तो लड़कियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती थी। एंड मेरी सारी फ्रेंड्स जो होती थी फीमेल फ्रेंड्स ही होती थी। एंड तब भी हम बचपन में ही हम तब भी लड़कों की बातें करते थे ग्रुप में बैठ के। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, फीमेल्स हैं, वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, की नहीं यार ये तो लड़का है और हमारे बीच में? आ, बचपन में तो नहीं लगता था, अब लगता है। क्योंकि क्योंकि मेरा तो पूरा रूट से वो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र का रहा है, अगर मैं बचपन का बताऊं तो। एंड गांव के लोग तो बहुत ही अच्छे, सहज और एक्सेप्टिंग होते हैं हर चीज़ को लेकर देखा जाए तो। ये डिस्क्रिमिनेशन वो मैं आज फील करती हूँ। बिकॉज देखा जाए तो जो मेरी काफ़ी सारी फीमेल फ्रेंड्स हुआ करती थी, जिनके बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे, वो अब मुझसे कोई नहीं मिलती। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। आई डोंट नो क्या इनसिक्योरिटी है। अच्छा, बीइंग अ गे इन पास्ट, जैसा आपने बताया कि दैट यू आर गे, तो जो मर्दानगी होती है, बहुत सही शब्दों में मैं पूछूंगा, तो वो मर्दानगी कहीं गायब हो जाती है? आप फिजिकली कहेंगे तो नामर्द होते हैं, या सिर्फ एक फीलिंग्स का खेल है? ठीक है, हाँ, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। क्योंकि कई लोगों को मिथ है कि जो गे होते हैं वो सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं होते बच्चा पैदा करने में। अगर मैं बिल्कुल क्लियर स्कूल लैंग्वेज में बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एंड
जब गे बच्चा पैदा करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत बच्चे पैदा करते हैं। मैं आप मुझे आपको बताने दो ये चीज़, अगर मैं शादी करती अपने मन को मार के, अपनी इच्छाओं को मार के, तो आई एम श्योर मैं बहुत खूबसूरत बच्चे पैदा करती। ऐसा कुछ नहीं है। एंड चाहे आपके जेनाइटल्स हो, चाहे आपकी बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ हो, वो बहुत अच्छी और बहुत नॉर्मल होती है। हाँ, लेकिन जो आपके एक्सप्रेशन, जो आपकी अभिव्यक्ति होती है, वो फीमेल साइड में होती है। इसलिए आपका चलना, उठना, बैठना, बोलना वो थोड़ा गे साउंड करता है, फीमेल साउंड करता है जो। बट आपका कहना है कि जो गे हैं वो फिजिकली दे आर फिट टू डू इंटरकोर्स विद अ फीमेल, एब्सोल्युटली हाँ। बट एक वो फीलिंग्स होती हैं कि जो उनका अट्रैक्शन है वो मेल्स की तरफ रहता हाँ, है। वो अट्रैक्शन सिर्फ मेल्स की तरफ ही होगा। अगर जैसे कि आप अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें, इरेक्शन की बात करें, तो वो अगर कोई हेल्दी गे है तो वो उसका भी अच्छा होता है इरेक्शन। सी, इरेक्शन सब्जेक्ट ना बहुत ही वास्ट है। there are many people, they are straight, they are muscular, but they are not sexually compatible. So ये एक बहुत ही बड़ी एक मिथ्या है कि भाई कोई गे है तो वो सेक्सुअली अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, वो कमजोरी अलग है, ये कमजोरी अलग है। सो ऐसा कुछ नहीं है। गे आर वेरी गुड ऑन बेड। मैं आपका जो रेज्यूमे देख रहा था, आपके रेज्यूमे में है कि आप पहले केबिन क्रू भी रहे। जी हाँ, मेरा जब मैं 18 साल की थी तो मेरी जॉब एयर इंडिया में एज ए कैबिन क्रू, विमान परिचारक लगी थी। एंड वो मेरी ड्रीम जॉब थी, जो कि मुझे बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद मिली थी, अपने पिताजी की इच्छा के खिलाफ जाके। तो वो बहुत ही एक संघर्ष वाला समय था। बट हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे 18 ईयर्स में वो जॉब लग गई थी। तो 2015 से मैंने 2021 तक मैंने 2022 तक मैंने वो जॉब करी है। तो आप नेशनल फ्लाई करते थे इंटरनेशनल? I was national and international. So Airbus and Boeing 777 था मेरा। आप इंजॉय करते थे अपनी जॉब को? हाँ, मैं अपनी जॉब को बहुत इंजॉय करती थी। और दूसरे जो आपके को वर्कर्स थे, सीनियर जूनियर सबऑर्डिनेट्स, हम्म। वो एंजॉय करते थे आपके साथ आपकी कंपनी को? क्योंकि एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन उनको भी रहता होगा कि यार इसको लड़का ट्रीट करे लड़की ट्रीट करे। हाँ, क्योंकि सी सब तरह इंडिया, भारत एक ना बहुत ही ऐसा देश है जहाँ पे ना बहुत कल्चर के लोग हैं। तो कई लोग एक्सेप्टेबल होते थे, कई लोग एक्सेप्टेबल नहीं होते थे। बट हाँ, जो मुझे मैक्सिमम जो मेरे फ्रेंड्स बनते थे, वो काफ़ी मतलब मुझे अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देते थे। वो बहुत अच्छे होते थे, फ्लाइट में, फ्लाइट ड्यूटीज़ में भी, लेवर्स में भी। तो ऐसा कुछ दिक्कत कभी मुझे इतनी आई नहीं। बट हाँ, कुछ लोग होते थे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। आप जैसा आपने बताया कि 8th क्लास में आपको पता लगा कि आपकी आइडेंटिटी कुछ और है अंदर से, तो वो क्या इंसिडेंट था कि आपको ऐसा फील होने लगा? आपका इंक्लिनेशन एक फीमेल की तरफ कैसे आपको फील हुआ कि दैट यू आर अ फीमेल? सो ये चीज़ ना एक बहुत ही स्लो चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं कि कुछ इंसिडेंट हुआ, एक बिजली कड़की एंड आई वाज लाइक ओह मैं तो ये हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन मैं आपसे पूछूं कि आपको कब रियलाइज हुआ कि आप एक पुरुष हो, तो ये बहुत ही ना एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा एंड उसको कोई आंसर भी नहीं कर पाएगा। बट जब आप बड़े हो रहे होते हो, जब टीन एज आपकी आ रही होती है, तो आप यू वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स। आपको लोगों को यंग एज के अपोजिट जेंडर में आपका अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो उस एज में हम पहले पहले मुझे लगता था कि आई थिंक अगर मुझे कोई एक लड़का पसंद है तो बस मुझे यही पसंद है, बाकी मुझे लड़कियां ही पसंद आएगी। फिर अगर 2 दिन बाद मुझे दूसरा लड़का भी पसंद आ रहा है, फिर 3 दिन बाद मुझे कोई और लड़का भी पसंद आ रहा है, फिर मैं सोच रही थी मुझे लड़के ही पसंद क्यों आ रहे हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे सिर्फ लड़के ही पसंद है। तो हाँ, 9 तक, और हाँ 9 तक आते आते तो मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे लड़के ही पसंद है। स्कूल में आप 9th 10th की आप बात कर रहे हैं तो बुली भी करते होंगे, बिल्कुल। तो आपको प्लेजर फील होता था या बुरा लगता था? मैं ना थोड़ी अटेंशन सीकर टाइप की हूँ शुरू से। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊँ ना, जब मुझे कोई बुली करता था ना, तो पता नहीं मुझे अच्छा लगता था। बिकॉज एक अटेंशन मिलता था। एंड यस, मैं बचपन से थोड़ी अटेंशन सीकर तो हूँ। तो मैंने ये तो ये क्वालिटी भगवान ने अच्छा मुझे दी। वरना तो कितने बच्चे होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। तो मैं तो इतनी बड़ी नालायक थी, इतनी बड़ी नालायक हूँ कि मैं तो, कोई मुझे बुली करता है था अगर, तो मैं तो उसको उसका भी अटेंशन ले जाती हूँ। आपकी फैमिली में आपके फादर साहब, मदर,
ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स सब होंगे, तो सबका स्टैंड और उनका रिएक्शन क्या रहा व्हेन दे कम टू नो दैट यू आर अ गर्ल फ्रॉम इनसाइड? सो जो मेरे पिताजी थे वो 2013 में ही एक्सपायर हो गए थे बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। उनका जो था लीवर डैमेज हो गया था। सो उनको मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। मुझे आई विश कि अगर वो होते तो वो शौक से मर जाते शायद। बट एंड मैंने कभी बताया ही नहीं उनको। तो एंड मम्मी को भी मैंने आई थिंक 1 साल पहले ही बताया होगा, जबकि मेरा जो अभी हार्मोन। अभी से 1 साल पहले? हाँ, हाँ, आई थिंक 10-11 महीने, 1 साल भी मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि मैंने अपना जो हार्मोन रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट था बिना किसी की परमिशन के स्टार्ट कर दिया था। अभी हम आएंगे, उन चीज़ों पर भी आएंगे। हाँ, तो अभी हम आपके बचपन में खेल रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं कि मैं गे हूँ, क्योंकि एंड मैंने कभी किसी से छुपाया भी नहीं। छुपाया एज एन, अगर मुझे लहरा के चलना है तो मैं लहरा के चलती थी, अगर मुझे मर्दाना चलना है तो मैं मर्दाना चलती थी, अगर मुझे मेहंदी लगानी होती थी फेस्टिवल्स पे तो मैं लगाती थी, अगर मुझे मेकअप करना था बचपन में तो मैं करती थी। पर मैं तब भी हैंडसम ही लगती थी। तो मैंने कभी अपना इच्छा दबाई नहीं, बट हाँ कभी मैंने मुंह से बोला भी नहीं कि हे मैं एक गे हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। नहीं, मैंने ऐसा कभी बोला भी नहीं। 8th 9th स्टैंडर्ड में बच्चा छोटा होता है, आई गेस 10-11 साल जी, की एज रहती होगी, 12 साल की एज। ऑलमोस्ट। तो उस एज ग्रुप में सबके कंपेनियन होते हैं जिससे हम अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। राइट। तो आपका कोई कंपेनियन था? अनफॉर्चुनेटली हूँ, मुझे ना कभी ना वो कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, वो मुझे ना आज तक मिली नहीं, नसीब नहीं हुई, सही बताऊँ तो। तो ऐसा कोई था नहीं जिससे मैं कुछ शेयर करूँ। आपने अपने राज को राज रखा? नहीं, मैं तो चिल्लाना चाहती थी टंकी पे चढ़ के कि है मैं ये हूँ, बट कोई सुनने वाला ही नहीं था। मैं राज रखने वालों में से नहीं हूँ, ट्रस्ट यू मी। मैं राज खोलने वालों में से हूँ। जो गे होते हैं वो मोस्टली मेल से अट्रैक्ट होते हैं। जी। कभी ऐसा भी रहा कि कोई फीमेल आपसे अट्रैक्ट हुई हो? अरे बहुत सर। उस टाइम अभी हम आई थिंक आपने मेरी पुरानी, बचपन बचपन में हैं हम आई अभी। थिंक आपने मेरी पुरानी फोटोज नहीं देखी है। आई मेक यू वॉच आफ्टर द पॉडकास्ट। हाँ, नहीं, मैं चाहता हूँ आप अपनी फोटोज भी शेयर करें, हम अपने पॉडकास्ट में लगाएं, जी। और जिससे कि कंटिन्यूशन में आएगी, जब 8th क्लास में आप थे तब कैसे दिखते थे और अब कैसे हैं। मैं बहुत ही आकर्षक पुरुष थी। आई वॉज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, एंड मुझे लड़कियों से बहुत ऑफर्स आते थे, फ्रेंडशिप के, मतलब हर टाइप के अफेक्शन के। एंड उस चीज़ को, एंड मैं बड़ी ही पॉजिटिव वे में लेती थी। एंड देन आई एंड अप बिकमिंग अ बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड विद दीज गर्ल्स। एंड मैं उनको प्यार से बोलती भी थी कि यार नहीं हो पाएगा ऐसा। एंड कई बार मैं बोलती भी थी कि आई, बिकॉज आई एम गे, आई डोंट लाइक इट। एंड गर्ल्स आर लाइक इट्स ओके इफ यू आर गे, वी स्टिल वांट यू। मैंने कहा ऐसा नहीं होता ना। आपने कैबिन क्रू 2015 से 2021 तक किया, तो जी। उसको छोड़ने की क्या वजह रही? आपका अच्छा करियर जा उसको रहा था। छोड़ने की वजह ये हुई कि आई वॉज इन रिलेशनशिप विद अ गाय जो कि टोरंटो में था, कनाडा में। एंड वो इंडिया से ही था, चंडीगढ़ से। उस टाइम आप गए थे तब आप रिलेशनशिप में हाँ, थे? हाँ, हाँ, हाँ। तो हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन था, जी। एंड जो कि आई थिंक 6 से 8 महीने चला। मन भर गया? मन नहीं भरा। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि सो मैं काफ़ी टोरंटो दिल्ली काफ़ी फ्लाइट्स करती थी, रिक्वेस्ट डाल डाल के, ताकि मैं उससे मिल पाऊँ। एंड वो एक हिंदुस्तानी लड़का था, चंडीगढ़ का ही था। आई वोंट टेक हिज नेम, इट्स नॉट वर्थ। तो बेसिकली रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक हो गया था बिकॉज ऑफ एक तो उसकी सोच बहुत ही ना, वो एक अंग्रेजी मीडियम वाली सोच, आई वोंट से अंग्रेजी मीडियम, पर एक बहुत ही वैसी आधुनिक सोच थी। एंड जो कि मेरे साथ मैच नहीं हो पा रही थी, उसके सेक्सुअल डिज़ायर्स को लेके, सोच को लेके। तो फिर हमारी ना आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी शुरू होते थे, काफ़ी हमारी लड़ाइयाँ भी शुरू होने लग गई थी। तो मैं कंपनी अकोमोडेशन पे थी टोरंटो में ही, कनाडा में। तो फिर तो उसने हमारी काफ़ी कहा सुनी हुई थी, एंड उसने मुझे काफ़ी मारा था होटल लेओवर पे। ये कोविड का टाइम था। एंड इतनी मार खाने के बाद, ऐसा नहीं मैंने भी मारा था, इतनी बेचारी भी नहीं हूँ, बट 6 फीट गाय, लंबा चौड़ा कोई बॉडी बिल्डर तो मैं मारे, तुम कितना उससे लड़ लोगे। तो उसके बाद वो कोविड का टाइम था, तो फॉर्चुनेटली तो तब क्या होता था कि फ्लाइट पे जाने से पहले पूरा ना फेस मास्क पहनते थे, कोविड शील्ड पहनते थे, एग्जैक्टली, हाँ, आपको पीपीई किट्स पहनते थे। तो मैं अपना सूजा हुआ मुंह लेके फ्लाइट पे चढ़ी थी, एंड वापस में इंडिया आई थी। एंड इंडिया आने के बाद आई थिंक
एक वीक के अंदर मुझे ना हमारे हेडक्वार्टर से, एयर इंडिया हेडक्वार्टर से मेल आया था कि आपको ऑफिस रिपोर्ट करना है, ईडी ऑफिस सफदरजंग में जो है, अब तो आई थिंक शिफ्ट हो गया। सो फिर जब मैं वहाँ गई तो मुझे उन्होंने, आई थॉट कि कोविड का टाइम चल रहा है तो हम काफ़ी वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट्स करते थे एज ए कोविड फ्रंट लाइनर वर्कर, तो आई थॉट कि कुछ अप्रिसिएशन होगा शायद, मे बी दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग मी। तो वहाँ पे ऐसे ईडी एंड ईडी सेक्रेटरी बैठे हुए थे वहाँ पे 3 लोग, एंड उन्होंने मुझे बुलाया कि ऋषभ आपको पता है आपको क्यों बुलाया है? मैंने कहा, तो मैं थोड़ी सी ना एक मजाकिया हूँ, मैंने कहा आई थिंक अप्रिसिएशन होगा। कि नहीं, अप्रिसिएशन, ये कंप्लेन आई है कि देयर इज ए कंप्लेन कनाडा लेओवर पे क्या हुआ था। तो ना आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल कि, क्योंकि ना तुरंत क्लिक कर गया कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो फिर उस सिचुएशन में ना, जैसे कि अभी आप मुझसे पूछता, चलो ये तो पॉडकास्ट फॉर्मेट है, लिटरली ऐसा मैंने रियल में सिचुएशन फेस करी है जहाँ पे मुझसे क्वेश्चन आंसर किया नहीं, जा आप रहा झूठ है। बोलेंगे ना, आपके पीछे एक ग्रीन लाइट है, एक रेड लाइट है। आप झूठ बोलेंगे तो वो रेड लाइट ब्लिंक कर जाएगा। नहीं, आई एम वेरी ग्रीन पर्सन, ग्रीन ही जलेगी देखना। सो फिर द वर्स्ट थिंग उसने उस कंप्लेन में ये करी थी कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आप चैट करते हो व्हाट्सएप पे, उसमें आप एक हेल्दी सेक्स चैट, नॉटी चैट, हंसी मजाक, वो सब करते हैं। तो उसने वो सारी चैट उठा के 3 पेज की मेल में कंपनी को भेज दी। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ना बहुत ही अनइजी हो गया। अनईजी हो गया था, क्योंकि ना समबडी फ्रॉम एयर इंडिया हेल्प दैट गाय कंपनी की सारी ईमेल आईडी देने में, क्योंकि उसने उन उन मेल आईडीज को सीसी में रखा था, टू में रखा था, जो कि मुझे तक नहीं पता थी एयर इंडिया में काम करने के बावजूद। तो आई डोंट नो किसने मदद करी या फिर, तो उसने ना पूरे डिपार्टमेंट्स में। तो ब्रेकअप कब हुआ आपका? ये 6 से 8 महीने का रिश्ता हाँ, तो 2021 में। 2021 में, क्योंकि वो मेरी करियर की लास्ट फ्लाइट थी। उसके बाद आपको ऐसा कभी फील हुआ कि बायोलॉजिकली भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है? आज तो मैं ये कहती हूँ कि अच्छा हुआ मेरा टर्मिनेशन हो गया, वरना तो मैं अपनी लाइफ का ये साइड देख ही नहीं पाती, मैं अलग ही एक ना झूठी दुनिया में जी रही होती। तो आई थैंक्स टू दैट गाय कि उसने भी कंप्लेन करी, वरना मैं तो आज भी वही वेज नॉन वेज कर रही होती फ्लाइट पे। एक आई मीन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कैबिन क्रूज, बट अच्छा हुआ हो गया, एंड मैं बहुत खुश हूँ इस लाइफ में। जब आप मेल थे तब आपको किसी फीमेल ने अप्रोच किया? हाँ, बहुत ने। इवन मेरे साथ तो ये था कि जब मैंने हार्मोन शुरू कर दिए, जब ये था किस कि एज में आपने हार्मोन शुरू किए? अभी हम 2024 में बैठे हैं। 24 में, आई थिंक मैंने 2022 के एंड में शुरू कर दिए थे। उससे पहले तक आप एक मेल थे? हाँ, उससे पहले तो आई वाज अ मेल ओनली। एंड हाँ, 2022 में मैंने एक मूवी आई थी चंदेल करे आशिकी, उसकी आयुष्मान खुराना, वानी कपूर की। सो आई वोंट से कि उस मूवी को देख के आई तो उसका सब्जेक्ट यही था, आई मीन अ गाय फॉलिंग इन लव विद अ ट्रांस गर्ल। सो आई गॉट द आइडिया लिटिल, दिस थिंग कि अरे वाओ। बट उसके बाद फिर मैंने आई स्टडीज ऑन यूट्यूब, आई स्टडी विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स की व्हाट इज द ट्रांजिशन मेल से फीमेल, आप क्यों बनते हो, क्या नीड है, क्या प्रोसेस है, क्या खर्चा है, तो पूरा अभी उसका। अभी मैं उस पर भी आऊंगा। जी। 2022 से पहले हम वेरोनिका मान लेते हैं कि आपको 10 प्रपोजल मिले। लड़कों से लड़कियों से? हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ, तो 10 में से जो ज्यादा प्रपोजल बॉयज के थे या गर्ल्स के थे, या गेज के भी थे? सी प्रपोजल वाल, आप तो ऐसे बोल रहे थे कि मुझे शादी का प्रपोजल मिलता था, नहीं, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं हाँ जी। मिलता था, वो सब उनकी सबकी शारीरिक भूख होती थी। तब आपकी स्थिति वो थी कि बस यही अपराध मैं बार बार करता हूँ, आदमी आदमी से प्यार करता लिटरली वो जो चुटकुला था ना, वो मुझ पे बहुत अच्छा फिट होता था। हूँ। वेरोनिका, हम अक्सर ये सुनते हैं कि एक कहावत है, बस यही अपराध मैं बार बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो ये अपराध आपने कितनी बार किया? नो, मैंने अरे अभी तो आपने कहा आपको मेल्स पसंद थे, मेल्स की तरफ आप ड्रैग करते थे। अच्छा, सो यू यू आप मुझसे बेसिकली मेरा ये बॉडी काउंट पूछ रहे हो? हाँ, ये पूछताछ है यहाँ, तो आपको जो सच है वो बताना पड़ेगा। नो, आई एम अ गुड गर्ल, कम ऑन नहीं, आप। ये 2022 से पहले की बातें चल रही हैं, अभी तो हम 2024 में आएंगे, ट्रांस गर्ल पर भी आएंगे। सो यस, सो अगर मैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो सीरियस रिलेशनशिप में आई थिंक आई हैड बीन थ्राइस। सो बाकी मैंने काउंट नहीं किया। अच्छा, मतलब जो
क्या बोलते हैं हम उसको, हैंग आउट, चिल आउट, वन नाइट स्टैंड, वो Hookup. आपने हुकअप्स आपने वो काउंट नहीं की, और सीरियस रिलेशन 3 बार आप कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गायनी से बात कर रही हूँ। नहीं, आप बिल्कुल कीजिए, अपने गायनी से बात करें। तो गर्ल्स आपको अप्रोच करती थी तो आप रिफ्यूज करते थे डायरेक्टली, हाँ। और कोई गे आपको अप्रोच करे, या फीमेल भी शायद एक टर्म है, नहीं, आई नेवर कम अक्रॉस एनी फीमेल। और गेज भी अप्रोच करते होंगे। हाँ, मुझे गेज भी अप्रोच करते थे। ऐसे गेज भी दो टाइप के होते हैं ना, एक मेनली एक हस्बैंड एक वाइफ। तो मुझे एक वर्सेटाइल भी होता है हु प्लेज बोथ वेज। तो मुझे ना हर टाइप के गे भी अप्रोच करते थे, क्योंकि ना जब मैं लड़का थी ना तो मैं ना बहुत ही वो वाली गे नहीं थी, ये वाली। मैं थोड़ी सी अच्छी थी, थोड़ी मैं जिम भी जाती थी, एंड आई वॉज क्वाइट मैनली। तो मुझे गेज भी अप्रोच करते थे, और लड़कियां तो कर मुझे तो शादी के, अगर मैं फिंगर टिप्स पे काउंट करूँ ना, तो मुझे आई थिंक कम से कम 5 लड़कियों ने शादी के लिए अप्रोच कर चुकी थी मुझे उस टाइम पे। अभी मेरे सेट पर अभी एक कपल आया था, दोनों फीमेल, और दोनों आपस में शादी करते हैं, कविता और अंजू शर्मा। बड़ा ओके। फेमस ट्रेंडिंग कपल है, अभी उनका एपिसोड हम लाइव करेंगे। तो वो दोनों फीमेल थी, और दोनों स्ट्रेट फीमेल थी, ओके। पर वही कहना उनका, आपस में वो कनेक्ट हुए, इमोशंस एक्सचेंज हुए, और आज वो हेल्दी कपल है, एज ओके। ए हस्बैंड वाइफ। ओके, तो बेसिकली वो दोनों लेस्बियंस हैं। जैसे कि मैं गे थी तो मेरा पुरुष के प्रति आकर्षण था, तो दे आर लेस्बियंस, तो दे आर जस्ट अट्रैक्टेड टू, आई मीन, सेम सेक्स। सो ठीक है, अब उनमें भी एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ होगी, तो जो अपने, एग्जैक्टली। हाँ, तो ठीक, इट्स वेरी नॉर्मल। आई ये इंडिया में इतना नॉर्मल, भारत देश में इतना ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। अब एक कमी ये भी है कि हमारे देश में अब वो कपल अपने आप को सोशल मीडिया पे, आई आई डोंट नो देम, अब मुझे ये नहीं पता कि वो कपल सोशल मीडिया पे अपने आप को किस तरह पोर्ट्रे कर रहा है, अपना मजाक बनवा रहा है या फिर जैसे अपनी एक जोकर ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है, वो मुझे नहीं पता। बट ये अगर मैं सिर्फ एक किसी की भी बात करें, अगर हस्बैंड हस्बैंड, वाइफ वाइफ, सेम सेक्स मैरिज, अगर हमारे देश में लोग नहीं अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता वेरोनिका कि जैसे आप हैं, आप बायोलॉजिकली मेल होने के बाद आप फीमेल बने, जी। अभी मैंने उस लेस्बियन केस की बात की, तो ये सब प्रकृति के नियम के खिलाफ है, इम्प्रैक्टिकल है। प्रकृति के नियम के खिलाफ। अभी आप इस लाइट के नीचे बैठे हो, ये भी दिस इज नॉट गिवन बाय द नेचर, गिवन बाय द नेचर इज सन ओनली। अब देखा जाए तो आप चश्मा भी पहन रहे हो, तो वो भी प्रकृति के खिलाफ ही है। नहीं, देखिए, पेरेंट्स की, आपके फैमिली मेंबर्स की, या रिलेटिव्स की, सबके अपने सपने होते हैं कि भाई हमने एक, हमारे घर में एक लड़का है, कल को उसका बच्चा होगा, वंश आगे बढ़ाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपने उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया? सी, मेरे पेरेंट्स तो कभी ऐसे थे ही नहीं, इतने टिपिकल रूढ़िवादी सोच वाले मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं थे। बट हाँ, अगर हम एक स्टैंडर्ड सामाजिक विचारधारा को लेकर चले हमारे देश में, तो हाँ, लोगों का ये होता है कि अगर सपोज कोई लड़का लड़की बन गया, तो ऑब्वियसली कि हाँ उनके लिए होगा। बट एट द सेम टाइम ये भी तो सोचना, माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी से बड़ी कुछ नहीं चीज़ होनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता। तो ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आप किसी गे लड़के की जबरदस्ती किसी लड़की से शादी करा दोगे, तो लड़के की लाइफ से पहले भी खराब थी, शादी करके वैसे खराब होगी, और आपने लड़की लड़की के वाइफ किसी की बेटी की लाइफ भी खराब कर दी। तो आई थिंक वो ज्यादा स्कैरी है। चलिए, 1 मिनट के लिए हम आपको अपने पेरेंट्स की जगह पर रखते हैं, और पेरेंट्स को आपकी जगह पर रखते हैं। ठीक है। आपको अगर पता लगे कि आपके जो बच्चा है वो बॉय है, और वो खुद को फीमेल पोर्ट्रे कर रहा है, या फीमेल की तरह रहना चाहेगा, तो वेरोनिका के ऊपर क्या बीतेगी? मेरे ऊपर कुछ नहीं बीतेगी। हाँ, मुझे दुख होगा कि जो मेरा बच्चा है एक जेंडर डिस्फोरिया का पेशेंट है, क्योंकि ये एक, आप लोग बोलते हैं कि इसको बीमारी मत बोलो, मैं बोलती हूँ उसको बीमारी बोलो, ताकि कम से कम एक रोगी को आप उसके हिसाब से ट्रीट करो भी। तो अगर मुझे पता चलता कि मेरे बच्चे का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको जेंडर डिस्फोरिया है, तो ऑब्वियसली मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करती। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का लैक है, कि इस डिस्फोरिया की आपको काउंसलिंग दी जानी चाहिए थी उस समय बिल्कुल। पर, बिल्कुल। कि आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानते और आप उसी आइडेंटिटी में रहते? अम, इसको लैक ऑफ पेरेंटिंग कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि काउंसलिंग तो, क्योंकि हम सी, हमारे इंडियन पेरेंट्स ना बहुत डिफरेंट होते हैं, एंड इंडियन सोसाइटी
को ना इस चीज़ को लेके एक ना एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप उनके, अब जैसे किसी के पेरेंट्स गांव से हैं, अब उनको बोलो कि आपके बच्चे को जेंडर डिस्फोरिया है, ही इज़ गे, उनको क्या समझ में आएगा? वो तो बोलेंगे भाई, फिर बोलेंगे भाई हमारा बच्चा तो मीठा है ये, और बाकी आसपास के जो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं वो आग में घी डालने का काम कर देंगे, तो आपके माँ बाप का और दिमाग खराब कर देंगे। तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है सर, जेंडर डिस्फोरिया। इसमें आपके जेंडर आइडेंटिटी आपकी लैंगिक आइडेंटिटी से मैच नहीं करती है, एंड इस डिसबैलेंस को जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। एंड इस बैलेंस का एक ही इलाज है, प्रॉपर काउंसलिंग। प्रॉपर काउंसलिंग डॉक्टर के साथ, एक डॉक्टर के साथ नहीं, कम से कम 2 से 3 डॉक्टर के साथ, एंडोक्रोलॉजिस्ट के साथ आपकी काउंसलिंग। उसके बाद अगर आप में फीमेल एनर्जी ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है कि अगर आप ट्रांजिशन करना, क्योंकि हर गे ट्रांजिशन नहीं करता है। इतने आई हैव मेनी गे फ्रेंड्स, अगर मैं उनको बोलूँ कि भाई तुम स्कर्ट पहन के बाहर जाओ, वो नहीं जाएंगे। तो ना एक एक लेवल होता है पागलपन का, देखा जाए तो मैं लेम लैंग्वेज में पागलपन ही बोलूँगी, कि अगर आप गे हो तो किस हद तक वाले गे हो कि आप बन जाओगे। हर कोई ट्रांजिशन नहीं करता, इतने गट्स हर किसी में नहीं होते। सो तो दोस्तों यहाँ मैं अपील करना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर्स से, चाहे वो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, कि इस तरह का जेंडर डिस्फोरिया अगर वो अपने साथ देखते हैं या अपनी फैमिली के अंदर देखते हैं तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करें और देखें कि किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें और उनकी सारी चीज़ों को पहचानें। अभी जेंडर डिस्फोरिया की हम बात कर रहे थे, तो बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं जिनके ऊपर टैग लगता है कि दैट दे आर गे। इन बॉलीवुड, हाँ, बॉलीवुड भी हैं, एक बड़ा कॉमन सा नाम आता है अक्सर, करण जौहर। तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? नेपोटिज्म अपनी जगह है, बट एक इंसान जो ऑलरेडी जेंडर डिस्फोरिया से उसने पूरा बचपन निकाला है, उसके बावजूद अपने उसने अपनी एंसेस्ट्रल बिजनेस को इतना आगे बढ़ाया, अपने प्रोडक्शन हाउस को, अपने पापा की जो विरासत को, उसने एक बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि आधे लोग तो इस चीज़ में उलझ के ही रह जाते हैं, वो करियर में कुछ कर ही नहीं पाते, देखा जाए तो। आई मीन कोई इंसान अपनी एक सेक्सुअल आइडेंटिटी से जूझ रहा है, उसके बावजूद अपनी बिजनेस, फैमिली बिजनेस को भी उसने काफ़ी अच्छा नर्चर किया, तो ये एक तारीफ़ काबिल तारीफ चीज़ है। बहुत से ऐसे हैं जो इस परेशानी को एक्सपोज ही नहीं कर पाते और अंदर एक्सपोज नहीं अंदर कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं, गुट गुट के पूरी जिंदगी इतने सी। अगर ये चीज़ें अब बाहर सामने आ रही है। बॉलीवुड तो कितने ज़मानों से चला आ रहा है, कितने सारे हमारे पुराने आंटीज अंकल्स, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन स्टाइलिस्ट, डिज़ाइनर्स थे जो पूरी ज़िंदगी इस धरती पे आए और एक फेक जीवन जी के बेचारे चले गए, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। उनको कभी मौका ही नहीं मिला अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो आई फील सो बैड अबाउट फ्यू पीपल जो उनको मौका ही नहीं मिला, वो डर के मारे अपना पूरा जीवन ऐसे, इट्स वेस्ट देखा जाए तो। तो चलिए अब हम आते हैं आपके लाइफ के दूसरे फेज में। जी। अब आप खुद को कहते हैं कि अब आप ऋषभ नहीं है, आप वेरोनिका पद्म लक्ष्मी हैं। खैर वैसे आधार कार्ड तो यही कहता है। आधार कार्ड यही कहता है। तो अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की, 2024 के सिनेरियो की। आपने सर्जरी कराई प्रॉपर, नाउ यू सेड दैट यू आर अ प्रॉपर ट्रांस गर्ल, आई एम द गर्ल, प्रॉपर गर्ल। नाउ यू आर अ प्रॉपर गर्ल। या ट्रांजिशन मतलब आपका कंप्लीट हो चुका है, सर्जरी हैज बीन डन। या तो मैं चाहता हूं कि सर्जरी के बारे में आप थोड़ा सा हाईलाइट करें चीज़ों को, कि किस तरह से, क्या कॉस्टिंग है, कहाँ करा सकते हैं, क्या जी। प्रोस एंड कॉन्स हैं। सी सर्जरी ये चीज़ ना ऐसी है कि ना ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। इसमें ना अगर मैं बोलूँ कि इसमें 3 सर्जरी होती है और आप लड़की बन जाओगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी। जैसे कि अ, तो सबसे मेन सर्जरी होती है आपकी बॉटम सर्जरी, जो कि है आपके जेनाइटल्स की। उसमें भी दे आर 3 टाइप्स ऑफ सर्जरी। हालांकि अब उनमें भी वेरिएशन आ गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक है पिनाइल इन्वर्जन, दूसरी है पेरिटोनम प्लास्टी। सबसे बेस्ट, सबसे महंगी, सबसे दर्दनाक और सबसे अच्छी जो क्लोजेस्ट वजाइना है वो है सिग्मोइड, जो मैंने कराई है, एंड इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव सर्जरी एंड मोस्ट पेनफुल। तो अब तीनों में डिफरेंस क्या है? एक सर्जरी में दे जस्ट गिव यू शेप कि चलो ठीक है, अब तुम्हारा बल्ज नहीं है, तुम टाइट कपड़े पहन सकते हो, बट वहाँ पे डेप्थ नहीं होगी, राइट? तो ये सर्जरी वो लोग कराते हैं जो प्रॉपर कम्युनिटी में रहते हैं, जिनको हम यूनक कहते हैं, जिनको हम मैं आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड्स, नहीं, आप कर सकते हैं ये। नो आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड। तो जो किन्नर समुदाय से होते हैं, तो यूजुअली ये लोग वो सर्जरी कराते हैं, ठीक है। एंड क्या कॉस्ट रहती है इसकी?
सी अगर आप ये डिपेंड्स करता है सर कि आप कहाँ ऑन करवा एन रहे हैं। एवरेज? सी ये सरकारी अस्पताल में 25,000 में भी हो जाती है, बट जो एक्सपेंसिव वाली सर्जरी, जीरो डेप्थ वाली, ठीक है। और अगर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में कराओगे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओगे, तो हो सकता है कि ये 50,000 में हो जाए या फिर 1 लाख में भी हो जाए, ठीक है। पर इनका कोई फिक्स प्राइस नहीं इज इट होता। सेफ? हाँ, ये जो स्पेशली जो शुरू की जो सर्जरीज हैं, पेरिटोनोप्लास्टी, पेनाइल इन्वर्जन, इसमें इतनी ज़्यादा आपको शल्य क्रिया से सर्जरी से नहीं क्योंकि गुजरना होता। आपको यूरिन पास करना है एटलीस्ट, मतलब जो बॉडी की जो जरूरत है वो तो पूरी हो। हाँ, तो उसके लिए तो कुछ दिन तक तो आप यू डोंट यूरिनेट ऑन योर ओन, वो यूं ही पास हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, थ्रू दी रथ पाइप। थ्रू द पाइप, थ्रू द स्वेटिंग। या और सेकंड सर्जरी? सो ये फर्स्ट वाली हो गई फॉर एग्जांपल पेनाइल इन्वर्जन, ठीक है। पेनाइल इन्वर्जन। सेकंड वाली, फर्स्ट वाली थी पेरिटोनम प्लास्टी, सेकंड इज पेनाइल इन्वर्जन। पेनाइल इन्वर्जन, पेनाइल इन्वर्जन में ये होता है कि जो आपका डिक होता है बेसिकली, डॉक्टर उसको अंदर इंसर्ट करता है, एंड और एक डिक का साइज कितना ही होगा, अगर क्योंकि जब आप 2 साल हॉर्मोन्स लेते हो, तो अगर आपका डिक फॉर एग्जांपल 6 इंचेस का था, तो वो फीमेल हॉर्मोन्स की वजह से एक 1-1.5 साल में वो और सिकुड़ जाता है। आप उसको अगर अंदर इंसर्ट करेंगे तो इट वॉन्ट गिव यू डेप्थ मोर देन 3 और 4 इंचेस। अगर आप जस्ट 3-4 इंचेस में सेटिस्फाइड हो सकते हो, और दैट टू विदाउट ऑर्गेजम, विदाउट सेल्फ लुब्रिकेंट, तो यू गो विद द सर्जरी। इसकी कॉस्ट थोड़ी कंपैरेटिवली फर्स्ट वाली से ज़्यादा होती है, इसमें आपको डेप्थ थोड़ी दी जाती है, तो इट्स लिटिल क्लोजेस्ट फॉर टू, फॉर इंटरकोर्स? यस। बट इसमें फिर दे वहाँ पे आपको सेल्फ लुब्रिकेंट नहीं होगा, सो एंड जो डॉक्टर इसमें जो कैविटी बनाता है, कॉस्मेटिक्स आपको यूज करने पड़ेंगे एज अ लुब्रिकेंट। राइट, एंड डॉक्टर जो कैविटी बनाता है वो समय के साथ वापस से श्रिंक, कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे सेल्फ लुब्रिकेट नहीं है। तो एक अगर कोई आपको पियर्सिंग करता है, तो पियर्सिंग होने के बाद उसकी एक नेचर होता है कि अगर आप उसमें उसको पियर्स नहीं रखेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो वही चीज़ इस सर्जरी के साथ भी होता है, अगर आपने टाइम टू टाइम डायलेशन नहीं किया, प्रॉपर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं करे, तो आपकी सर्जरी क्लोज हो जाएगी। इसकी कॉस्टिंग? इसकी कॉस्टिंग देखा जाए तो 3 to 2.5 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल में। और इज इट सेफ? इट्स कंपेरेटिवली इट्स वेरी सेफ, हाँ, क्योंकि इसमें आपका इंटेस्टाइन, पेट नहीं काटना पड़ता। और ये लॉन्ग लास्टिंग है? अगर प्रॉपर सर्विसिंग की हम बात करें, अगर प्रॉपर करते रहे, डाइल्यूशन एंड ऑल। डायलेशन अगर आप प्रॉपर करते रहो तो बट हाँ, इट्स लॉन्ग लास्टिंग तो है, बट मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं, एट द एंड सब यही कराते हैं जो मैंने कराई है, क्योंकि वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। अब जो आपने कराई है, आप उसकी जो थर्ड वन है। तो थर्ड एंड दी आई कॉल इट बेस्ट वन, बिकॉज थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, एंड इसमें आपका इंटेस्टाइन कटता है, पेट कटता है। बाकी 2 सर्जरी में आपका पेट कोई टच नहीं करता। इस सर्जरी में नीचे तो खैर सब चेंज होता है, इसमें आपका पेट भी काटा जाता है, टू गिव यू दी बेस्ट, यू कैन से कैविटी और दी पैसेज, एंड उसमें आपका ऑर्गेजम, आपका, आई एम टॉकिंग लाइक दिस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, हाँ गाइस प्लीज डोंट जज मी। हाँ, सो इसमें आपका प्रॉपर पेनिट्रेशन, ऑर्गेजम एंड प्लेजर काफ़ी क्लोजेस्ट होता है, एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें वजाइना कोलैप्स नहीं होता, इट्स फॉर लाइफ। ये लाइफ लॉन्ग है। और इसकी कॉस्टिंग की हम बात करें? सी इट डिपेंड्स अगेन प्लेस टू प्लेस। मैंने फोर्टिस से कराई थी, शालीमार बाग, दिल्ली, तो आई स्पेंड, मैं तो वहाँ पे एक दिन का 1 लाख रुपए पे कर रही थी, तो आई स्पेंड 7.5 लाख। 7.5 लाख में आप प्रॉपर गर्ल हो गए हैं? नहीं सर, सिर्फ वजाइना चेंज करने से कोई लड़की नहीं बन जाता। कैसे बनता सर फिर? अभी तो कॉस्मेटिक भी है, अभी तो आपकी ब्रेस्ट सर्जरी है, आपकी वॉइस चेंज सर्जरी है, आपका फेशियल फेमिनाइजेशन है। वो शायद हेयर्स का क्या बोलते हैं, वैक्सिंग होता है, क्या होता है वो? तो यू, हाँ, लेजर, लेजर, यू नीड टू टेक प्रॉपर लेजर ट्रीटमेंट, एंड मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई था। अभी मेरा वॉइस चेंज सर्जरी नहीं हुई है, एंड मेरा फेशियल फेमिनाइजेशन नहीं हुआ है, तो मेरी वॉइस अभी यू कैन सी कि इट्स वेरी मैनली, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद माई वॉइस, बट हाँ, मैं अपनी वॉइस चेंज कराऊंगी। उसकी क्या कॉस्टिंग आने वाली है? वॉइस चेंज की अगेन 1 लाख मिनिमम,
इफ़ यू गो फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, अगेन इम्प्लांट्स आजकल बहुत अच्छे अच्छे लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लांट्स आ रहे हैं जो कि विदाउट एनी बैड आउटकम। सो इसमें आई थिंक 1.5 लाख। तो चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि सारा ये पूरा अगर जेंडर चेंज करने की बात है तो ऑलमोस्ट 15 lakhs के अराउंड। सी अगर जो चीज़ें आपकी कॉस्मेटिक में क्लासीफाई होती हैं, ब्यूटी में क्लासीफाई होती हैं, सी एक लड़की, अगर आप लड़का से, मेरा एक फंडा, अगर लड़का से लड़की बन रहे हो ना, या तो आप मतलब ऐसी लड़की बन जाओ कि भाई मज़ा आ जाए, मतलब कि भाई क्या चीज़ है मतलब। तो हाँ, उस लेवल पे जाने के लिए तो आपको 15 to 17 lakhs तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। बाकी सबकी, बाकी कई लोग अपनी फेशियल फेमिनाइजेशन नहीं कराते हैं, दे आर हैप्पी विद देयर चेंज ऑफ जेनिटल्स। आप कराने वाले हैं? मेरी वॉइस एंड फेशियल फेमिनाइजेशन मेरा अभी स्टिल ड्यू। मेरा वॉइस चेंज अभी भी बच रहता है। और जो हार्मोन्स चेंज की आप बात कर रहे थे उसकी क्या कॉस्टिंग? सो हार्मोन रिप्लेस आपको आपकी आप लड़का से लड़की यूं ही नहीं बनते, आपको सबसे पहले दो साइकाइट्रिस्ट से आपको काउंसलिंग लेनी पड़ती है। फर्स्ट साइकाइट्रिक आपकी काउंसलिंग लेगा, वो ये कंफर्म करेगा कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है कि नहीं। अगर उसकी सेड यस आपको है, फिर वो आपको फिर से दूसरे साइकाइट्रिस्ट के पास भेजेगा, फिर वो भी कंफर्म करेगा कि हाँ इनको है। फिर उसके बाद आपको एंडो के पास भेजा जाएगा, फिर वो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट करेंगे आपका, जिसमें आपको मंथली क्वार्टरली आपका जो होता है कि आपका हार्मोन चेक होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, कितना ड्रॉप है, कितना हाई है। तो फिर आपको मिनिमम 2 साल तक हार्मोन्स रिप्लेसमेंट पर रखा जाता है, जहाँ पे आप दिन के, जैसे कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई था, सो मुझे दिन की 4 पिल्स लेनी पड़ती थी। नॉर्मली जो गे लोग होते हैं वो वैसे ही बहुत फेमिनिन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो वो अगर दिन की 2 भी खा लेते हैं तो उनका चल जाता है काम। पर मुझे प्रॉपर बियर्ड वगैरह, प्रॉपर हेयर ग्रोथ वगैरह प्रॉपर थी, क्योंकि मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई था। तो मैं दिन की 4 पिल्स खाती थी, उसके बाद मैं क्वार्टरली इंजेक्शन भी लगवाती थी, जिससे टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स कहते हैं। तो वो इंजेक्शन 10,000 के आते थे, एंड एक पिल जो थी वो 550 रुपीज़ की आती है। तो एक पैकेट जो आई थिंक वो मेरे एक वीक ही चलता था। मुझे लगता है कि आपने अभी तक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया अपने। यस, आई एम अर्निंग एंड आई एम स्पेंडिंग, आई एम अर्निंग, आई एम स्पेंडिंग। लोग काफ़ी सोचते हैं कि कितना कमाती होगी, हाउ मच यू अर्न, बट पीपल डोंट थिंक कि मैं जो कमा रही हूँ ना, मेरे खर्चे भी तो देखो। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सब्सिडी वगैरह कुछ मिलती है इन चीज़ों में? अब मिलना अब आई थिंक अब काफ़ी लोगों के ट्रांसजेंडर कार्ड्स, टीजी कार्ड्स वगैरह बनने लग गए हैं। एम्स वगैरह में भी सेमिनार्स के थ्रू फ्री में सर्जरी होने लग गई हैं। बट पीपल लाइक मी, जिनको दे वांट लग्जरी, लिटिल यू नो सेफ्टी अश्योरेंस की अच्छा ही होगा, तो वो तो पैसा खर्च करना ही प्रेफर करेंगे। अब आप मुझे बोलो कि वहाँ पे 20 पेशेंट के साथ बैठ जाओ, वहाँ पे आपकी 1 बाय 1 सर्जरीज होंगी, डॉक्टर्स आएंगे, तो वो मैं नहीं कर सकती। दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बट ठीक है, सब लोग का बजट है। चलिए, अब अभी तक आपने बताया कि नाउ यू आर ट्रांसफॉर्म्ड एज अ गर्ल, तो ये गर्ल कभी कंसीव कर पाएगी, माँ बन पाएगी? नो, कोई टेक्नोलॉजी आईवीएफ या? अभी तक तो नहीं है। एंड एक बात बताओ ना, कोई एक इंसान बेचारा जन्म से इतना दुख पाके वो लड़की बना, अब उससे बच्चा भी पैदा करवा लो, मतलब हद हो गई। मैं जान ले लो यार उसकी, कहीं तो आराम दो उसको यार। नहीं, मैं तो अपनी नॉलेज, अपने ऑडियंस की नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, फॉर या आई अंडरस्टैंड दैट। नहीं, बिकॉज आप बायोलॉजिकल तो एज बर्थ तो आप बाय बर्थ तो आप मेल ही थे ना, एंड लड़कों के तो बच्चादानी नहीं होती है। एंड डॉक्टर अगर आपको लड़की बना रहा है विद द ग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस, तो आपका एक्सटीरिया चेंज किया जा रहा है ना। एंड आपको दे दे डोंट प्लांट एनी ओवरीज और बच्चादानी, तो आप मान नहीं, ट्रांस वुमन कांट कंसीव, वो आपकी ब्लड लाइन आगे नहीं लेके जा सकती। And, तो अब आपका कहना है कि नाउ आप अब पूरी तरह से आप एक लड़की हैं, तो आपकी अब की आइडेंटिटी बीइंग अ गर्ल होने के बाद आपको किसी ने अप्रोच किया? हाँ, मतलब अब तो काफी लोग करते हैं सर। सर अप्रोच, सर अप्रोच तो रोज ही कर देते हैं लोग, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अप्रोच आजकल तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है, एंड मुझे लगता है मैं ठीक ठाक दिखती हूँ। अब आप, मुझे आपको क्या लगता है सर, डू आई लुक प्रिटी? नहीं, आप अच्छे दिखते हो। मुझे लगता है कि जो हमारा ऑडियंस जुड़ेगा वो भी शायद कहीं ना कहीं कमेंट में या डीएम बॉक्स में शायद आपको अप्रोच कर दे। बिल्कुल सर, मेरे तो कमेंट्स बड़े बुरे बुरे आते हैं। आई मीन मुझे क्या लगता है कि अगर मैं ऐश्वर्या राय भी बन जाऊँ ना, लोग गंदे कमेंट करेंगे। आई डोंट नो व्हाई पीपल ट्रोल मी सो मच ऑन इंस्टाग्राम, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो आप
अब बीइंग अ गर्ल, आप स्ट्रेट पर्सन को लाइफ में लाना पसंद करेंगे या गे को? सर सिर्फ स्ट्रेट को। सर इतनी मेहनत करके लड़की बनी हूँ। आई लव एवरीबॉडी अनकंडीशनली, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, गे हो, बाय हो, इंटरसेक्स हो, LGBTQAI+ का कोई सा भी, आई लव एवरीबॉडी। बट सेक्सुअली तो ऑब्वियसली आई एम ए स्ट्रेट गर्ल, आई लाइक ए स्ट्रेट गाय। सो ये मैथ्स बहुत सिंपल है मेरी लाइफ में। आफ्टर बीइंग अ स्ट्रेट गर्ल, आपका डेटिंग एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सो हाँ, इतना डेटिंग एक्सपीरियंस इतना कुछ अच्छा है नहीं मेरा। आपको लड़के कैसे पसंद है? सर मुझे लड़के पढ़े लिखे, सुंदर, मुझे ना गुड लुकिंग लड़के पसंद है। अच्छा, तो मतलब आप एक चाहते हैं कि आप एक अच्छे लड़के के साथ अपनी बची खुची जिंदगी, तो बात आती है फिर एक पूरी फैमिली की, हम दो हमारे दो, तो उन चीज़ों को आप कैसे पूरा कंप्लीट करेंगे? क्योंकि आप मदर आप बन नहीं सकते, कंसीव आप कर नहीं सकते, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी स्टेट लड़का, कोई भी है, चाहे मैं भी हूँ, हर कोई चाहेगा कि हाँ मेरा वंश आगे बढ़े, मेरा, कहते हैं इंडियन सोसाइटी में मेरा बीज। राइट, हाँ, वी आर वेरी ऑब्सेस्ड तो विद हाँ, द तो जनरेशन। उन चीज़ों को आप कैसे वो करेंगे? और बहुत से केसेस में हमने देखा है, इफ वी आर गोइंग फॉर अडॉप्शन, तो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सम टाइम बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता पेरेंट्स को, व्हेन ही कम टू नो दैट ही वाज अडॉप्टेड। और सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स आगे चलकर बच्चे को नहीं कंटिन्यू करना चाहते। तो आपको क्या लगता है कि इस लैक को आप कैसे पूरा करेंगे? ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है देखा जाए तो। इसलिए अगर मैं पर्सनली बात करूँ ना, मुझे आई नो ये वेरी बहुत ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं शादी के मैं सपने भी नहीं देखती। नहीं, जब आपने इतना सब कुछ चेंज किया सब कुछ, और तो कुछ तो हसरतें होती हैं। नहीं, ऑब्वियसली मेरी साइड से तो है, बट सी इट्स ऑलवेज अ टू वे, वन साइड तो नहीं होगा ना। अब उस समझदारी वाला लड़का इस देश में मिलना नामुमकिन है, जो मतलब शादी भी करे, बच्चा एक्सपेक्ट भी ना करे मुझसे, एंड अपने माँ बाप को भी सब बताए कि शी इज़ अ ट्रांस गर्ल, शी वोंट बी एबल टू टेक योर ब्लड लाइन अहेड। उस तो आई डोंट नो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। आई थिंक मेरे पास इसका जवाब ही नहीं है, तो मुझे नहीं करनी शादी। बात वहीं आ गई ना, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि कुदरत के नियमों के खिलाफ है, आप खिलाफ जाएंगे तो आपके यू विल बी ब्लैंक, आपके पास जवाब होगा ही नहीं। सर इंडिया में इतनी सारी सिस वुमेन हैं जो माँ नहीं बन सकती, तो नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप खुद को फीमेल पोर्ट्रे कर रहे हैं? नहीं नहीं, एक बात बताइए सर, ठीक है औरत एक बच्चा पैदा कर सकती है, ठीक है, बट क्या सिर्फ बच्चा पैदा करना ही औरत को औरत बनाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बात आपके पार्टनर की, अभी हमारा क्वेश्चन था कि नहीं सर, आपको कैसे पार्टनर को लड़के छोड़ो, पसंद है। आप मुझे आपका यू कम बैक टू द टॉपिक। एक बात बताओ, एक औरत का बच्चा पैदा करने की क्षमता रखना ही क्या उसको औरत बनाता नहीं, है? ऐसा नहीं है। फिर तो इस दुनिया में तो देयर आर मेनी वुमेन जो बच्चा नहीं पे कर सकती, नहीं, बिकॉज आई ऑफ, टोटली रिफ्यूज। कई बार ऐसा हाँ, होता है कि कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बीइंग अ फीमेल भी आप कंसीव नहीं नहीं कर कर पाते। सकता। एंड आज का लड़का इतना दारू पी रही है, इतना स्मोक कर रही है, और फिर इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। ये सर ये ऑन रिकॉर्ड है, बच्चा आज बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे देश में, देखना। तो ये तो मेरा अगला सवाल कि कास्टिंग काउच से लेकर आप मॉडलिंग करते, कभी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, आई वोंट लाई, फैशन इंडस्ट्री, स्पेशली इंडियन फैशन इंडस्ट्री, मैं साफ बोलूँगी आई डिडंट लाइक इट, बिकॉज व्हेन आई वाज अ मेल आप मॉडल। अच्छा खासा केबिन क्रू कर रहे थे, आप उसको छोड़ते हैं, फिर आप इसके अंदर आ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं जब कैबिन क्रू थी मैं तभी मॉडलिंग कर रही थी, ऐसा नहीं कि मैंने अच्छा। आई लेफ्ट माय एविएशन जॉब देन आई बिकम अ मॉडल, नो। एंड मॉडलिंग इज नॉट अ फुल टाइम बिजनेस, मॉडलिंग से आपका घर नहीं चलता। तो आई वाज फ्लाइंग एंड आई वाज डूइंग मॉडलिंग आल्सो। सो जो भी असाइनमेंट्स आते थे मैं अच्छे असाइनमेंट्स ही करती थी मैं। एंड तो हाँ, ये जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है इंडियन फैशन इंडस्ट्री की, स्पेशली लड़कों के लिए, इट्स नॉट सेफ। मैंने ऐसा सुना है कि आप बजाते भी हैं, डीजे। Yes. So I'm a disc jockey. अरे वाह। Yes. So I'm a very good DJ. Good as in I'm a good girl. That's why. So yes, it's a very new journey. So I'm not that pro abhi, but yeah, I have started playing. Basically I play. My gigs are in Gurgaon only. आप एक बहुत अच्छे बैली डांसर भी हैं, कमर हिलाना भी आप जानते हैं, डीजे भी बजाना आप जानते हैं, So इतने talented हूँ मैं। आप मॉडल भी हैं,
केबिन क्रू भी हैं। एक आपने मिस कर दिया, आई एम ए फाइनेंस एनालिस्ट, आई वर्क इन कॉर्पोरेट। हाँ, उस पर अभी आएंगे, करंट स्टेटस पे आएंगे। अभी तो मैं करंट बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। तो आप बैले डांसिंग भी करते हैं, एज अ हॉबी करते हैं या हाँ परफॉर्म करते हैं? हाँ जी सर, व्हेन आई स्टार्टेड एज अ हॉबी ओनली, एंड ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने कोई एकेडमिक ट्रेनिंग ली है डांस की, बिकॉज यू नो वो अदाएं बेसिकली, आई एम ए आर्ट लविंग पर्सन, सो ये चीज़ें मुझ में विद इन शुरू से ही हैं। सो विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड सेल्फ लर्निंग, सो आई बिकेम दैट प्रो इन डांसिंग कि मैं बहुत अच्छा बेली डांस करती हूँ, ट्रस्ट मी। चलिए, मैं चाहूंगा कि आप अपनी कुछ बैले डांस की वीडियोस हमें दें और हम अपने चैनल के माध्यम से ऑडियंस को दिखाएं कि आपके अंदर एक ये टैलेंट भी है। यस। अभी हम बात कर रहे थे डीजे की, आप डीजे प्ले करते हैं, तो डीजे में जनरली लोग पार्टी मूड में होते हैं, सम आर इंटॉक्सिकेटेड। राइट। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको छेड़ा हो? हाँ बहुत। तो क्या स्टैंड लेते हैं आप, छेड़ना पसंद करते नो, बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं खैर, एंड सी अगर इट जस्ट कि वी इग्नोर द आई कांटेक्ट, दैट्स द बेस्ट वे, बिकॉज हर दूसरा देख ही रहा होता है, तो किस किस से लड़ोगे, बेस्ट वे टू जस्ट इग्नोर। हैं? अभी जैसे हम बैले डांसिंग की बात कर रहे थे, तो प्राइवेट शोज में जनरली बैले डांसिंग देखने को मिलता है। पब्लिकली बहुत कम है, या कुछ क्लब्स ऐसे हैं जहाँ मिलता है। तो आप परफॉर्म करते हैं प्रॉपर प्राइवेट शोज? मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, बिकॉज इतना टाइम भी नहीं होता, बिकॉज मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ, एंड फिर मेरी डीजे क्लासेस भी होती हैं, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग इन डीजे ऑल्सो। सो अब बैली का जो था मेरा पोर्शन, कहीं ना मुझे ना एक एडवाइस भी दी गई है फैमिली की साइड से कि नाउ यू हैव बिकम ए गर्ल, सो अब नाचना छोड़ो, नचाना शुरू करो। तो अब आप नचाते हैं? सो हाँ, सो आई ऑलमोस्ट स्टॉप डांसिंग, आई मेक पीपल डांस। कई बार ऐसा नहीं होता कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जब बाद में लोगों को पता लगता हो कि दैट यू आर ए ट्रांस, तो उनकी उम्मीदों पे पानी फिरता हो? हाँ, पर एक चीज़ बताती हूँ आपको। सो 2-3 महीना मेरी सर्जरी से पहले, तो मैंने ना एक क्लब ज्वाइन किया था, गे क्लब? नॉट गे क्लब, ऐसा रेस्टो बार। ओके ओके। तो वहाँ पे आई वॉज हायर्ड एज ए डीजे। तो मैंने वहाँ पे ना 2 मंथ्स काम किया, एंड मैंने कभी छुपाया नहीं कि आई एम ए ट्रांस गर्ल। मैं क्यों छुपाऊँ? आई लुक प्रिटी, आई स्मेल गुड, आई लुक गुड, आई स्पीक गुड, आई साउंड गुड, मैं क्यों छुपाऊँ? एंड इट्स अ अचीवमेंट फॉर मी। पर आई थॉट कि ऑनर को पता होगा दैट आई एम ए ट्रांस गर्ल, एंड आई डोंट नो, 2 महीने बाद ही गॉट टू नो कि अरे ये तो ट्रांस गर्ल है। सो ही टोल्ड द मैनेजर कि टेल हर नॉट टू कंटिन्यू विद अस। आप कभी किसी गे क्लब में गए हैं? कभी नहीं। वैसे गे क्लब्स एग्जिस्ट करते हैं? हाँ हाँ, सो जब मैं एयर इंडिया में थी, तो हम ललित होटल में रुकते थे, एंड किट्टीसू जो है ललित का ही पार्ट, ललित होटल्स का ही पार्ट है। तो अगर आप ललित होटल में स्टे कर रहे हो तो आपको किट्टीसू में एंट्री फ्री है। तो वी जस्ट वेंट इन साइड विद द फेलो क्रू मेंबर्स, कैबिन क्रू मेंबर्स, जब हम वहाँ पे बॉम्बे में स्टे कर रहे थे, तो आई सॉ दी एम्बियंस वहाँ पे जो होता है, छक्कापंती, पागलपंती, हिजड़ापंती। आई वॉज लाइक कि इफ दे आर गे, इफ दिस इज द LGBTQ कम्युनिटी, आई रिस्पेक्ट देम, बट दूर से, मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ देम। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये LGBTQ कम्युनिटी जो है, ये कहीं ना कहीं नाजायज फायदा भी उठाते हैं और गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कुछ लोग? सर कुछ लोग, सर मैं तो ये बोलूँगी, आई थिंक 95%, ओके चलो 90%। आई मीन आपने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी ना, जो रैलीज की रील्स आती हैं, हाँ तुमने हाँ। देखी होगी ना? है ना? उसमें क्या हो रहा होता है? उसमें जोकर बन के एक झुंड निकलता है, कुछ भी कर रहे होते हैं। होर्डिंग्स, पोस्टर्स, हाँ बैनर्स, और हाँ, उस दे आर पे कुछ। फार्टिंग रेनबोज। ठीक है, बट वो पोर्ट्रे ना, जो जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है, एंड मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि LGBTQ कम्युनिटी अगर बिल्कुल वही पोजीशन चाहती है, एक इक्वालिटी चाहती है, तो उनको बहुत सलीके से खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए। बिल्कुल, एंड मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट आई वॉज ए गे, मैं एक टाइम पे गे थी, नाउ आई एम ए ट्रांस गर्ल। मैं कभी किसी गे पार्टी में नहीं गई हूँ, मैं कभी किसी रैली का पार्ट नहीं बनी हूँ। उसके बावजूद मुझे लगता है कि आई डू इंस्पायर पीपल, बिना किसी रैली का पार्ट हुए,
बिना सड़कों पे निकले हुए और बिना किसी गे क्लब में कुछ करते हुए हैंकी पैंकी, आई थिंक आई एम इंस्पायरिंग पीपल इन अ वेरी नॉर्मल वे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था वेरोनिका, आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट है वो ट्रांस सर्जरीज के लिए, इस तरह की सर्जरीज के लिए कोई स्टेप्स अपनी तरफ से उठाती है, या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है? यस, अब फैमिली कंसेंट इज रिक्वायर्ड या अगर आप इंडिविजुअल नहीं, कंसेंट? इफ यू 18 अबव देन फैमिली कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इट्स जस्ट यू नीड वन अटेंडेंट, वो कोई आपके दोस्त कोई नोन हो सकता है। सो अगर आप 18 साल से अगर आपने उम्र क्रॉस कर ली है आपकी, तो आपको किसी के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड उससे पहले तो आप अलाउड भी नहीं है आपको करना ये सब। एंड अब जो समय आ रहा है वो कहीं ना कहीं वो LGBTQAI+ लोगों के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि देखो देश जागरूक तो हो रहा है। बस यही लोग अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखा दें तो अच्छा रहेगा, वरना तो इनका पहले भी मजाक बनता था, आज भी बन रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में भी बने। तो दे नीड टू लर्न, दे नीड टू कंडक्ट देमसेल्फ नाइसली समाज में, समाज के साथ। रही बात गवर्नमेंट की सपोर्ट की, हाँ आजकल गवर्नमेंट सपोर्ट सरकारी अस्पतालों में, इवन एम्स में काफ़ी सर्जरीज हो रही है, वो भी फ्री में। तो आई आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो कि इस सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने एम्स से कराई है सर्जरी एंड दे आर हैप्पी। तो हाँ। ये जो सर्जरीज हैं, आपका भी हुआ, आपके फ्रेंड्स का भी हुआ, हम्म। तो अगर ये गलती से गलत हो जाती हैं, मिस ऑपरेटेड हो जाती हैं, तो ये किस हद तक घातक हैं? It's a good question. There's a very close friend of mine and she's just 18 years old. एंड उसने अपना ट्रांजिशन अपने बेस पे कराया, एंड उसने अभी 11th 12th भी नहीं कराया, क्योंकि वो इतनी इसी चीज़ में इतनी उलझ गई बेचारी कि वो पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाई। उसने सर्जरी कराई अपनी, आई वोंट टेक द हॉस्पिटल नेम, ओके एम्स, हु केयर्स। उसकी सर्जरी हुई, एंड जो मैंने सेकेंड सर्जरी बताई थी ना आपको जिसमें डेप्थ कम होती है, उसका वजाइना अब श्रिंक हो चुका है, शी डजंट हैव एनी डेप्थ। सो नाउ शी इज़ डूइंग अप एंड डाउन विद द एम्स। एम्स वाले रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उसको बोला है कि जब भी नेक्स्ट सेमिनार होगा इसको फिर से ऑपरेट करके दे विल गिव डेप्थ, या फिर इसको सिग्मोइड जो मैंने करवाई उसमें कन्वर्ट कर देंगे, बट शी नीड्स टू वेट, एंड ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, आई थिंक शी इज 19। तो अभी की अगर हम बात करें वेरोनिका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी सर्जरी हो चुकी है, नाउ यू आर अ गर्ल, तो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बिल्कुल एक फीमेल वाली है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड? नॉट येट, बिकॉज मेरी सर्जरी जो हुई है 17 सितंबर को हुई है, एंड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक इट्स नो सेक्स अभी जोन फेज। रिसेंटली 17 सितंबर 2024 को जी आपकी सर्जरी हुई है, जी। और कितने टाइम तक आपको परहेज, एक तरह से हम कहें? बेसिकली डॉक्टर जैसे कि 6 वीक्स तक आप नहीं कर सकते, बट जब आप इतना नीचे खून खराबा देख लेते हो ना, स्पेशली मेल टू फीमेल सर्जरी के बाद आप बहुत दर्द से गुजरते हो, तो ना आपकी सेक्स अर्ज चली जाती है, तो वो सेक्स अर्ज आने में 6 से 7 महीने का टाइम लग जाता है। नहीं, वो अंदर वाली वेरोनिका का क्या, जिस वजह से ये इतना सब कुछ हुआ, अंदर तो बल्कि एक्साइटमेंट रहता होगा, क्यूरियोसिटी रहती होगी कि नाउ आई एम सर फीमेल। क्यूरोसिटी सेक्स करने की नहीं है ना, क्यूरोसिटी तो आई मीन गोइंग अमंग्स द पीपल एज अ फीमेल, अपने आप को एज ए फीमेल आइडेंटिटी बताने में, आई मीन जो मैं सोचती थी वो अब मैं, वो मेरी बॉडी के साथ अलाइन हो रहा है, उसका एक्साइटमेंट है। वेरोनिका, ये हमने जाना आपका करंट स्टेटस, अब बात करेंगे हम आपके फ्यूचर की। अब आप एक लड़की हैं, हर लड़की का सपना होता है शादी हो, बाराती हो, दूल्हा हो, आप क्या सोचते हैं? हाँ वैसे है तो मेरा भी, आई डोंट माइंड गेटिंग मैरिड, आई डोंट माइंड फीडिंग पीपल ऑन माई मनी इन माई मैरिज। 15-17 लाख तो आप अभी खर्च कर चुके हैं अपनी सर्जरी के ऊपर, जी। तो अभी और खर्च आप सर पे डालना चाहते हैं, शादी हो, फेरे हो, 7 फेरे। हाँ अब ये खर्चा तो लड़के को उठाना चाहिए ना। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको शॉर्टकट अपना लेना चाहिए, बिन फेरे हम तेरे, चुपचाप, और कहीं? यू मीन आपका मतलब लिव इन टाइप्स। हाँ, नहीं, मैं आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ। सी तो बेसिकली आपका टॉपिक यही है कि आप मुझसे शादी का पूछ रहे हो कि क्या सिनेरियो है शादी का। एग्जैक्टली। सर ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है शादी का, बीइंग एट इट्स नॉट इजी बीइंग ए ट्रांस गर्ल। कोई शादी नहीं करता,
आप करना चाहते हैं? सी मैं तो करना चाहती हूँ, पर मेरे भी कोई स्टैंडर्ड है ना। अब इफ़ आई एम ए ट्रांस गर्ल तो ऐसा तो नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी शक्ल के साथ, सैलरी पैकेज के साथ, उसके वैल्यूज़ के साथ। नो, आई वांट शक्ल, आई वांट मनी, आई वांट लुक्स, आई वांट वैल्यूज़, आई वांट फैमिली। तो मुझे पूरा, फैमिली तो आ ही नहीं पाएगी ना, यू आर नॉट एबल टू गिव बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो कोई बात नहीं, बच्चे को साइड में रख दो ना, तो नहीं, उसकी। फैमिली तो वो तभी कंप्लीट होती है, हम दो हमारे दो, हमारी गवर्नमेंट भी कहती है, सब जानते हैं फैमिली। नहीं सर, मुझे मम्मी बनने का कोई शौक नहीं। आई एम सर, लुक एट मी, आपको मैं अच्छे लगूंगी इतना बड़ा, मतलब। वो तो हो भी नहीं पाएगा। हाँ, अच्छा है, नहीं वो चाहिए ही नहीं सर। आई मीन जस्ट लेट मी बी। तो कैसा पार्टनर आप चाहेंगे प्रॉपर एक स्ट्रेट हो? मैं चाहूंगी नहीं, मुझे, हाँ दैट्स अ ट्रुथ, स्ट्रेट ही होगा ऑब्वियसली सर, स्ट्रेट ही होगा। आई एम ए स्ट्रेट गर्ल। मैं, आई एम नॉट गे, आई एम नॉट लेस्बियन, आई एम ए स्ट्रेट गर्ल। आई लाइक ए स्ट्रेट गाय। तो आप चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कोई अच्छा लड़का जो इंटरेस्टेड हो, आप अपील करना? सर अपील तो आप करो सर, अपने डोले दिखाओ, अपना वो डंडा घुमाओ, लड़कों को डराओ यार, कुछ तो करो सर मेरे लिए आप। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ गेस्ट वेरोनिका जी, जो पूरी तरह क्लेम करते हैं कि नाउ शी इज़ अ गर्ल। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाए। And you should be good looking, you should have money, and you should have a good house, and you should have your values, then only approach. Otherwise, I'm happy. एक बहुत अहम सवाल, जो लोग एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से हैं या अपना जेंडर चेंज करना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? सी सबकी फैमिली सिनेरियोज अलग हैं, मेरी लाइफ अलग थी। आई वॉज इंडिपेंडेंट, एंड थोड़े मुझ में वो था, हिम्मत थी कि मैंने संभाल ली चीज़ें। एंड मैं जब लड़का थी, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज गुड लुकिंग, आई वॉज वेरी, रिप्रेजेंटेबल। हाँ। तो अब मैं लड़की बनी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि आई फेल्ड आफ्टर द ट्रांजिशन। आई एम स्टिल प्रिटी, आई एम स्टिल वर्किंग गुड, आई एम मेकिंग मोर मनी देन आई वॉज मेकिंग अर्लियर। सो अगर आप इस चीज़ की गारंटी लेते हो कि आपका जो ट्रांजिशन है उसमें आपकी जो ये पिक्चर है सुपर ब्लॉकबस्टर हिट रहेगी, देन ओनली डू इट। अदरवाइज ठीक है, अगर आप ट्रांजिशन नहीं भी करते हो, अपनी लाइफ में खुश रहो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, रिस्पेक्ट कमाओ, पैसा कमाओ, वैल्यूज़ कमाओ। ट्रांजिशन करना ज़रूरी नहीं है, एंड सबके लिए सब करते ही भी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। पॉइंट नंबर 2, मेक श्योर कि यू कंप्लीट योर स्टडीज़। एंड बिकॉज जब आप स्टडी करते हो पूरी, तो आप अच्छी जॉब होती है, आप एक ग्रेस आती है आप में, आपकी व्यक्तित्व में तब। एंड अगर ये सब चीज़ आपके पास होती है ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप गे हो, आप ट्रांस गर्ल हो, आप लेस्बियन हो। इफ़ यू हैव मनी इन योर पॉकेट, इफ़ योर इफ यू हैव पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल, हाँ, इफ़ यू हैव एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, किसी को सब मैं लड़की बन गई, कोई नहीं पूछता। ये सब कहने वाली बात नहीं कि भाई फलाने का लड़का लड़की बन गया। मैं तो चाहती थी कि ड्रामा हो, कोई ड्रामा ही नहीं हो रहा, मतलब दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग यार सर। आप बिग बॉस जाना चाह रहे हैं क्या, कि ऐसा ड्रामा करके, कंट्रोवर्सी करके, नहीं 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 नहीं, कि आप हाईलाइट हो जाएं? और नहीं नहीं सर, आई एम लिविंग फॉर ए हायर पर्पस ऑन दिस प्लैनेट। बिग बॉस इज वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म। वेरोनिका, जब आपको पता लगा कि यू आर बायोलॉजिकली अ मेल, फिर भी आप एक फीमेल की तरह इंटरनली फील कर रहे थे और आप उस तरफ बढ़ते चले गए, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको रुकना चाहिए या इसका इलाज होना चाहिए? सर मैंने ये इलाज ही करवाया, ये इलाज ही है। नहीं, इलाज तो वो होता कि आप बीइंग अ मेल और मेल ही रहते, आप फीमेल ना होते। वो इलाज कैसे होता? मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ कि वो तो एक घुटन ही होती, वो तो कुछ फिर ऑप्शंस हैं इस तरह के नहीं, कि इस चीज़ का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ये बहुत ही ना एक दकियानुसी वाली चीज़ है। एंड ये एक डॉक्टर ने कहा है, एंड हमारे ही किसी फैमिली डॉक्टर ने कहा है, मेरी मम्मी को कहा था, ओके, अगर वो उसको अगर लड़कियों वाला फील होता है, तो अगर वो फीमेल हॉर्मोन्स क्यों ले रही है, उसको मेल हॉर्मोन्स लेने चाहिए ना, शी विल बिकम मेल। तो ये बहुत ही एक फुद्दू सी बात है। इस इंसान जो लड़का बनता है, या फिर कोई भी इंसान, लड़का या लड़की, अपनी जेनाइटल्स
से, अपनी बॉडी से, एक्सटीरिया से नहीं बनता है। इंसान का लड़का या लड़की होना उसके ब्रेन पे डिसाइड करता है, ठीक है। एंड इसको आप शॉक देके या फिर इलेक्ट्रिक शॉक देके, कोई थेरेपी, मार कोई के, काउंसलिंग? पीट के नहीं कर सकते हैं। थेरेपी, काउंसलिंग ही यही सजेस्ट करती है कि अगर आप जेंडर डिस्फोरिया से ग्रसित हो तो आप ट्रांजिशन करो। एंड मैं अच्छे अच्छे MBBS, MD, एंडो डॉक्टर्स की काउंसलिंग लेके ही मैंने ट्रांजिशन किया है। तो इलाज ये है जो मैंने किया है। अच्छा, इसका आपका कहना, कंक्लूजन ये है कि अगर मेंटली आप खुद को एक लड़की फील कर रहे हैं तो कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी रेमेडी नहीं है मैंने कि वही बोला, इंसान का लड़का या लड़की होना आपके बिलो द बेल्ट क्या है वो डिसाइड नहीं करता, आपका ब्रेन डिसाइड करता है। इंसान जब पैदा होता है तो उसका जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी लिखी जाती है, जेंडर आइडेंटिटी नहीं लिखी जाती, क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी इज ए एक्सप्रेशन जो कि जब आपका बच्चा बड़ा होता है तब पता चलती है। एंड यू आर ए स्ट्रेट मैन, राइट? तो आपके जब आप पैदा हुए होंगे तो आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी मेल थी, एंड विद द टाइम जब आप बड़े हुए तो वो मेल ही थी, बिकॉज डिसबैलेंस नहीं है। तो कुछ केसेस में ये डिसबैलेंस हो जाता है, दैट्स कॉल्ड जेंडर डिस्फोरिया। तो इस चीज़ को मिक्स ना करें। जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी बहुत डिफरेंट चीज़ है। वेरोनिका, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, आपने सिग्मॉइड सर्जरी कराई है, तो सिग्मॉइड सर्जरी में जो मेल पेनिस है उसको कट किया जाता है या उसको अंदर कर दिया जाता है? ये एक बहुत ही ना मिथ है कि ऐसा मजाक मजाक में नहीं बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा अब काट दिया जाएगा, मतलब तुम्हारा तो कटने वाला है या फिर काट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, कुछ काटा नहीं जाता। तो बेसिकली आपकी जो मूत्राशय की जो नली, जो आपकी यूरिनरी वेन्स होती हैं, उसके जो आपकी जो स्किन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है एंड दे इंसर्ट इट इनसाइड, ठीक है। जो कि फीमेल्स की, बिकॉज फंक्शन जो होता है आपका, इट्स क्वाइट सेम मेल फीमेल में। इट जस्ट कि मेल का बाहर की साइड होता है, फीमेल्स का अंदर की साइड होता है। तो उसको अंदर की साइड एंड उसी बॉडी पार्ट में सेंसेशन होता है, राइट? तो उसको बहुत ही हैंडल विद केयर करके अंदर इंसर्ट किया जाता है एंड फीमेल वजाइना को, जो क्लिटोरिस कहते हैं हम, ये क्लिट बनाया जाता है। तो बेसिकली इट्स कुछ कटता नहीं है, इट जस्ट इंसर्ट इन इनसाइड एंड रिमूव द आउटर। वेरोनिका, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जी सर। नाउ एज यू सेड कि आप ऑपरेशन करा चुके हैं, आप प्रॉपर फीमेल हैं, तो फीमेल्स की तरह एक मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स जो हर फीमेल को होता है, आपको भी होता है? नहीं होता है, क्योंकि यू डोंट हैव ओवरीज इनसाइड एंड आप यू डोंट हैव दैट बच्चा पैदा करने वाला एबिलिटी, जो मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो क्योंकि पीरियड्स नहीं हो, यू कैन कंसीव। तो जो बच्चा होता है बेसिकली वो आपके उसी ब्लड से नर्चर होता है। तो नहीं, तो ट्रांस वीमेन कंसीव नहीं कर सकती हैं, वो आपकी ब्लड लाइन को, आपके जनरेशन को आगे नहीं ले जा सकती हैं। तो नो पीरियड्स एंड नो प्रेगनेंसी। और आप दिखने में इतने अच्छे रिप्रेजेंटेबल नज़र आ रहे हैं, तो ये जो आपकी खूबसूरत फिगर है, ये जो आप हार्मोन्स ले रहे हैं उस वजह से है या आपने ऑपरेशन के बाद ये खुद से इस तरह मेंटेन होता है? सो जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है जब आप हॉर्मोन्स लेते हो, सो आई वॉज नेवर ए फैट पर्सन। सो मैं शुरू से ही आई वॉज ए थिन, बट अब जो मेरा फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हॉर्मोन्स लेने के बाद प्रॉपर फीट, जैसे कि लड़कों का ना टमी निकलने लग जाता है आगे की साइड, एंड गर्ल्स का होता है कि वो साइड में जाता है कर्व। तो बिकॉज ऑफ द हार्मोन रिप्लेसमेंट तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी फेमिनाइजेशन, फेमिनिन हो गया है, एंड यू गेट लिटिल सॉफ्ट स्किन, बिकॉज आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो जाता है, एंड जो आप ब्यूटी हॉर्मोन्स लेते हो उससे आपका स्किन टोन, आपके बालों का ग्रोथ, आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सचर इम्प्रूव होता है। ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसे डोंट्स होते हैं या परहेज बोले जाते हैं कि खाने पीने, उठने बैठने? सर आप नॉट जस्ट सेक्स चेंज सर्जरी, आप कुछ भी बड़ी सर्जरी कराओ, एंड सेक्स चेंज तो एक बहुत ही बड़ी सर्जरी है। तो आप हार्ट सर्जरी भी कराओगे, आप बाईपास सर्जरी भी कराओगे, तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप हेल्दी खाओ, एंड लॉन्ग रन में कुछ आप ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, सिगरेट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल।
तो वो तो है एंड जनरली एक ऑपरेशन में जैसा होता तो है। मुझे अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो आई वेयर मास्क, आई ट्राई टू अवॉइड पॉल्यूशन एंड आई ईट हेल्दी। आई सिंस आई डोंट स्मोक, डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक। I just drink red wine. I don't drink whiskey and all. I just drink red wine. I love red wine. I don't smoke. So I live a healthy lifestyle. Because मैं इस फैक्ट को डिनाई तो नहीं कर सकती ना कि भाई मैंने एक प्रोसीजर कराया है, तो आई नीड टू रिस्पेक्ट दैट। तो दोस्तों, ये आज की हमारी पूछताछ में हमारे साथ थी वेरोनिका पदम लक्ष्मी, जिन्होंने बहुत अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट किया, अपनी जर्नी को रिप्रेजेंट किया कि हाउ शी बिकम अ गर्ल फ्रॉम अ गे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय ज़रूर दें। आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर ड्रॉप करें। मेरी तरफ से या वेरोनिका की तरफ से हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। तो इसी तरह बने रहिए पूछताछ पर। थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। पूछताछ होगी, पूछताछ खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।